गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। मैं राहुल कुमार, आपका अपना मेंटर, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम नीति में। तो दोस्तों, जैसा कि मेरा जो यूट्यूब चैनल था करियर मेंटर्स पॉइंट, मैंने उसको मॉडिफाई कर दिया है और उसका नाम अब रखा है एग्ज़ाम नीति, जिसमें हम लोग एग्ज़ाम से रिलेटेड सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट और जो भी नई कोई वैकेंसीज आती है वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। फिलहाल जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा जुलाई मंथ का करंट अफेयर। जुलाई मंथ के जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं आपके आने वाले वनडे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे अगर हम बात करें पीईटी की जो यूपी में होने वाला है या यूपी एसआई की बात करें, इसके अलावा आप जितने भी वनडे एग्जाम देंगे उन सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो आप इस वीडियो को देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और आपको जैसी भी ये वीडियो लगे, एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। किसी भी प्रकार का कोई सजेशन हो तो वो भी ज़रूर कीजिएगा। तो बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। और सबसे पहला जो क्वेश्चन आप सबके सामने है वो देखो क्या पूछा गया है कि भाई ये जो आप देखते हो जीएसटी दिवस, ये वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है। तो अगर हम बात करें प्रति वर्ष 1 जुलाई को ये जीएसटी दिवस मनाया जाता है। और इसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि हमारे इंडिया में जब ये जीएसटी लागू किया गया था वो 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। इसीलिए हर वर्ष यानी कि 2000 को पहला जीएसटी दिवस मनाया गया था 1 जुलाई को। और ये जीएसटी जो कि वन नेशन वन टैक्स के नाम से जाना जाता है, सभी इनडायरेक्ट टैक्सेस को इसने क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। और अब सिर्फ और सिर्फ जीएसटी लागू होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे सर्वप्रथम जो है 1 जुलाई 2018 को जीएसटी दिवस मनाया गया था। कब लागू हुआ था वो मैंने आपको बताया, 1 जुलाई 2017 को ये लागू हुआ था हमारे इंडिया में। जीएसटी की बात करें तो जो वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाता है ये इस प्रकार का कर है और ये एक अप्रत्यक्ष कर होता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक अप्रत्यक्ष कर। इसके बाद एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है, डेज की बात करेंगे तो डेज में जैसे 1 जुलाई को हमारा जीएसटी दिवस मनाया जाता है, सेम वैसे ही 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे के रूप में भी मनाया जाता है। 1 ही जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे यानी कि राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसी दिन को जीएसटी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो अगर हम फैक्ट जाने कि भाई इसी दिन को नेशनल डॉक्टर्स डे के रूप में क्यों चुना गया, तो इसके पीछे जो रीज़न है वो मैं आपको बताता हूँ। भारत के जो सबसे फेमस और महान जो डॉक्टर थे उनका जन्म 1 जुलाई 1982 को हुआ था। और इसी वजह से उन डॉक्टर का नाम क्या था, विधान चंद्र राय। तो ये जो विधान चंद्र राय जी थे उन्हीं के नाम पे 1991 में पहली बार इस डेज की शुरुआत की गई थी। तो ध्यान रखना, जो डॉक्टर्स डे है, नेशनल डॉक्टर्स डे है, उसकी शुरुआत 1991 में की गई थी। और कौन से डॉक्टर के नाम पे, कौन से डॉक्टर के जन्मदिन के अवसर पे ये मनाया जाता है, तो डॉक्टर विधान चंद्र राय, जो कि कहाँ, बिहार पटना के थे। इसी के साथ अब हम हमारे तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगर आपको थीम याद रखनी है तो आप ये थीम भी याद रख सकते हैं, ध्यान रखना। इसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, या अगर हम बात करें जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो करंट अफेयर्स में जो क्वेश्चंस बनेंगे कि भारतीय महिला क्रिकेटर का नाम आपको बताना है जो पहली बार, अगर हम बात करें, ये पहली भारतीय महिला क्रिकेटर है जो डोप टेस्ट में फेल हो गई। डोप टेस्ट में फेल हो गई। डोप टेस्ट यानी कि एक प्रकार का ऐसा टेस्ट होता है जिसमें आप किसी भी प्रकार का स्टेरॉइड लेकर अगर आप खेल में, प्रतिस्पर्धा में अगर आप भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये डोप टेस्ट के थ्रू यहाँ पे ये पता लगाया जाता है। तो ये कौन है, अंशुला राव। अंशुला राव, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। और ये अंशुला राव है जो डोप टेस्ट में क्या हो गई है, फेल हो गई हैं। तो अगर हम लोग बात करें नेशनल एंटी डोप एजेंसी यानी जिसे हम लोग नाडा के नाम से जानते हैं, और इन्होंने अंशुला राव को 4 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। 4 साल तक वो अब यहाँ पे किसी भी प्रकार का यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। मध्य प्रदेश की अंशुला डोप टेस्ट में फेल होने वाली पहली, या अगर हम बात करें ये पहली महिला क्रिकेटर है। मार्च 2020 में प्रतिबंधित एनाबॉलिक एस्टेरॉइड नाम का इन्होंने सेवन किया था, जिसके बाद इन्हें प्रतिबंधित कर दिया गया। तो फ्रेंड्स, ये जो फोर्थ क्वेश्चन है इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि अगर आप इस YouTube चैनल पे नए हैं तो आप
इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, अच्छी लगती है, तो इसे अपने दोस्तों में, अपने दोस्तों के सर्कल में, उनके ग्रुप में शेयर करना मत भूलिएगा। तो ये जो फोर्थ क्वेश्चन है वो क्या पूछता है कि भाई दुनिया का जो सबसे युवा शतरंज ग्रैंड मास्टर का खिताब है वो किसने जीत लिया है। तो ये भारतीय मूल के हैं और इनका नाम है अभिमन्यु मिश्रा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अभिमन्यु मिश्रा की बात करेंगे तो ये भारत मूल के हैं और इन्होंने यहाँ पे अगर हम बात करें सरगेई कारजाकिन द्वारा बनाए गए 12 साल और 7 महीने के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। और इन्होंने ये रिकॉर्ड 12 साल 5 महीने में ही बना लिया, अपने नाम कर लिया। जन्मदिन की बात करें तो ये 5 फरवरी 2009 में जन्मे थे न्यू जर्सी में। और इससे पहले भी इन्होंने यहाँ पे अभिमन्यु ने 10 साल 9 माह 3 दिन में दुनिया का सबसे युवा अंतर्राष्ट्रीय मास्टर का खिताब अपने नाम किया था। और ये जो अगर हम बात करें, ये जो मानदंड इनको मिला है या जो ग्रैंड मास्टर बने हैं वो किससे हराकर बने हैं, तो हम बात करते हैं 15 वर्षीय जीएम लियोन ल्यूक मेंडोका को हराकर इन्होंने ये ग्रैंड मास्टर का खिताब अपने नाम किया है। ग्रैंड मास्टर ये बने हैं, सबसे युवा ग्रैंड मास्टर के रूप में ये जाने जाएंगे। इसके बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात करें, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो इन्होंने किस पड़ोसी देश को वर्ष 2021 में मलेरिया फ्री घोषित कर दिया गया है। तो हमारे पड़ोसी देश की बात करें तो वो पड़ोसी देश है आपका चाइना वो देश है जिससे हाल ही में अगर हम लोग बात करें 2021 में मलेरिया फ्री कंट्री घोषित कर दिया है। वो भी किसके द्वारा, तो WHO के द्वारा। WHO ने इसे यहाँ पे मलेरिया फ्री देश घोषित कर दिया है। और ये ऐसे बहुत सारे देश हैं जिसे मलेरिया फ्री घोषित किया जा चुका है। वर्ष 1940 एक ऐसा दौर था जिस दौर में चाइना में सबसे ज़्यादा 3 करोड़ लोग बीमार पड़े थे, मलेरिया से संक्रमित हुए थे। और अगर हम बात करें कि ये कैसे यहाँ पे ये सर्टिफिकेट दिया जाता है WHO के द्वारा, तो जिस देश में लगातार 3 वर्षों तक मलेरिया का कोई भी नया केस नहीं आता है तो वो देश WHO में अप्लाई कर सकता है। और चीन के अलावा 2021 में ये देख ही रहे होंगे आप, अल्सलाबाडोर को भी यहाँ पे 2021 में मलेरिया फ्री देश घोषित किया गया है। इसके अलावा और भी देश हैं जैसे अल्जीरिया, अर्जेंटीना, पराग्वा और उज्बेकिस्तान। तो आइए फ्रेंड्स, हम अगर बात करें चीन की, तो चीन की राजधानी क्या है, बीजिंग। और अगर हम बात करें चीन की करेंसी की, तो चीन की करेंसी क्या है, रेनमिनबी या युआन। इसके राष्ट्रपति कौन है, शी जिनपिंग। और यहाँ की प्रधानमंत्री कौन है, ली खचियांगा यहाँ की प्रधानमंत्री है। छठे क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 6th क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इंडिया फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन के जो नए अध्यक्ष हैं वो किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शंभुनाथ श्रीवास्तव जी को यहाँ पे IFUNA का नया चेयरमैन, नया अध्यक्ष अपॉइंट कर दिया गया है। अगर हम इनकी बात करें तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश और छत्तीसगढ़ के पूर्व प्रमुख लोकायुक्त न्यायमूर्ति शंभुनाथ श्रीवास्तव को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। IFUNA यानी कि संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद के विशेष सलाहकार का दर्जा प्राप्त होता है और यहाँ पे इन्हीं को ये अपॉइंट कर दिया गया है। 7th क्वेश्चन की बात करते हैं तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो यानी कि इसरो के द्वारा ये जो पहला मानव रहित गगनयान मिशन कब लॉन्च करने की बात की गई है। तो ये जो गगनयान मिशन है ये पहले 2020 में लॉन्च होने वाला था, लेकिन अब इसे 1 साल डिले कर दिया कोरोना की वजह से और अब ये दिसंबर 2021 में लॉन्च किया जाएगा। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे इस गगनयान कार्यक्रम का उद्देश्य भारतीय अंतरिक्ष यान के जरिए मानव को पृथ्वी की निचली सतह में यहाँ पे इसके बारे में जानकारी देना है। कक्षा में जो भेजा उन्हें धरती पर सुरक्षित वापस लाने की क्षमता का प्रदर्शन यहाँ पे किया जाएगा, इसके थ्रू, इसके द्वारा ये प्रदर्शन किया जाएगा। और अगर हम बात करते हैं इसरो की तो ध्यान रखना है इसरो के हेड कौन है, के सिवान। इसरो के अध्यक्ष कौन है,
के सिवान। नेक्स्ट हम देखते हैं हाल ही में उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन चुन लिए गए हैं। तो उत्तराखंड के जो नए मुख्यमंत्री चुन लिए गए हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी लगातार अगर हम लोग बात करते हैं पिछले 5 सालों में, तो ये तीसरे आपके सीएम वहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं। अगर हम बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में अब तक जब ये 2000 में इसको नया राज्य का गठन किया गया था, उत्तराखंड राज्य का गठन अगर हम लोग बात करें कब किया गया था, तो 9 नवंबर 2000 में किया गया था। उसके बाद अब तक सिर्फ एक ही सीएम ऐसे हैं जिन्होंने 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा किया है। उसके अलावा कोई भी सीएम, कोई भी मुख्यमंत्री यहाँ पे, चाहे वो भाजपा का हो चाहे वो कांग्रेस का हो, किसी ने भी अपनी 5 साल की जो कार्यकाल है उसको कंप्लीट नहीं किया है, किसी ने भी इसे कंप्लीट नहीं किया है। और इसे मात्र एक मुख्यमंत्री जिन्होंने 2002 से लेकर 2007 में इस कार्यकाल को पूरा किया था, और उनका नाम था नारायण दत्त तिवारी। नारायण दत्त तिवारी, और कहा तो वो कांग्रेस से जुड़े हुए थे। टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली भारतीय पहली महिला तैराक कौन बन गई है? पहली भारतीय महिला तैराक, अब तक टोक्यो ओलंपिक के लिए कोई भी महिला तैराक इसके लिए क्वालिफाई नहीं करी है, और ये पहली महिला है जो यहाँ पे इसके लिए क्वालिफाई करी। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माना पटेल। माना पटेल पहली महिला, पहली भारतीय महिला है जो टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई की है, और वो भी कहाँ पे, तो स्विमिंग तैराकी में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक इट्स अ वंडरफुल लाइफ, इट्स अ वंडरफुल लाइफ, इस बुक की बात करेंगे हम लोग। तो इसके ऑथर, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड। इसके लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड। आप यहाँ पे ये इमेज देख पा रहे होंगे फोटो की, ये फोटो की इमेज आप देख पा रहे होंगे, तो ये वो रस्किन बॉन्ड है, और उन्हीं की बात करेंगे अब हम लोग। ये वो रस्किन बॉन्ड आप देख ही रहे हैं, इन्हीं के द्वारा ये पुस्तक, ये बुक लिखी गई है। और इस बुक का टाइटल इन्होंने क्या दिया? इट्स अ वंडरफुल लाइफ। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 किस देश की टीम ने जीत लिया है? आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल आपने देखा होगा, इंग्लैंड में भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुआ, और ये मैच न्यूजीलैंड ने बड़े ही आसानी से जीत लिया, और इंडिया को बड़ी ही आसानी से 8 विकेट से रौंद दिया, यानी कि हरा दिया, जो कि बहुत ही बड़ी शर्म की बात है हमारे इंडिया के लिए। और अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मोदी सरकार के द्वारा एक नई मंत्रालय, नई मिनिस्ट्री यहाँ पे बनाई गई है, उस मिनिस्ट्री का नाम क्या है? तो उस मिनिस्ट्री का नाम है सहकारी मंत्रालय, कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री, सहकारी मंत्रालय, जिसके अध्यक्ष, जिसके हेड चुने गए हैं अमित शाह। यानी कि जो भी सहकारी समितियां होती है, जो भी सहकारी बैंक होते हैं, जो भी सहकारी कार्य किए जाते हैं, सहकारी का मतलब होता है सहकारिता, मतलब एक के साथ दूसरे को, यानी 2 लोगों से मिलकर सहकारिता बनती है। तो इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन ने ये एक नया मंत्रालय, एक नई मिनिस्ट्री बनाई है, जिससे कि लोगों में सुगमता आए, लोगों में व्यापार को कैसे बढ़ाया जाए, इससे कानूनी और नीतिगत ढांचे को किस तरीके से, सहकारी आंदोलन को और मजबूत बनाने के लिए ये मिनिस्ट्री का गठन किया गया है बीजेपी सरकार के द्वारा। मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल कौन हैं? हाल ही में बहुत से राज्यपालों की तबादली की गई है, तबादला किया गया है। तो मध्य प्रदेश का नया राज्यपाल किसे चुन लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंगू भाई छगन भाई पटेल। मंगू भाई छगन भाई पटेल, जिन्हें मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल के रूप में चुन लिया गया है। इससे पहले यहाँ की जो राज्यपाल थी वो कौन थी? तो वो थी आनंदीबेन पटेल, जो कि इसके अलावा उत्तर प्रदेश का भी इन्होंने भार अपने ऊपर ले रखा था, और अब यहाँ पे मध्य प्रदेश से इन्हें मुक्त कर दिया गया है। और कौन? तो मंगू भाई छगन भाई पटेल को यहाँ का राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया है। मंगू भाई छगन भाई की बात करें तो 2014 में जब मोदी प्रधानमंत्री थे, तब मगन भाई ने गुजरात विधानसभा के सभापति थे। वह किस केंद्रीय मंत्री को कर्नाटक का नया राज्यपाल चुन लिया गया है? तो कर्नाटक का नया राज्यपाल किसे चुन लिया गया है? थावरचंद गहलोत को। वह वजुभाई वाला की जगह लेंगे। वजुभाई वाला को यहाँ से डिस्प्लेस कर दिया गया है, और उसकी जगह थावरचंद गहलोत को यहाँ का नया नया राज्यपाल, नया गवर्नर अपॉइंट कर दिया गया है। ऐसे ही झारखंड की बात करें अगर हम लोग, तो झारखंड के नए राज्यपाल
रमेश बैस को वह द्रौपदी मुर्मू की जगह लेंगे। हरियाणा के भी नए राज्यपाल अपॉइंट किए गए हैं और उनका नाम है बंडारू दत्तेश्वर, और वह हिमाचल के राज्यपाल थे और अब हरियाणा के राज्यपाल बन गए हैं। त्रिपुरा के भी नए राज्यपाल चुन लिए गए हैं जिनका नाम है सत्यदेव नारायण आर्य। वह हरियाणा के राज्यपाल थे जिन्हें अब त्रिपुरा में ट्रांसफर कर दिया गया है। यानी कि इन राज्यपालों की तबादला हुई है, एक को दूसरे राज्य में भेज दिया गया है। हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल का नाम अगर हम बात करें तो क्या है, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। वह गोवा से हैं और वह भाजपा के महासचिव भी रह चुके हैं। गोवा के भी नए राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई को अपॉइंट कर दिया गया है, गोवा के नए राज्यपाल। वह मिजोरम के राज्यपाल थे पर अब गोवा के राज्यपाल होंगे। इससे पहले वह गोवा के राज्यपाल का प्रभार जो था वो किसके कंट्रोल में था, भगत सिंह कोश्यारी के कंट्रोल में था। मिजोरम की बात करें तो मिजोरम का नया राज्यपाल अपॉइंट कर दिया गया है हरिबाबू कंभापति को। हरिबाबू कंभापति को मिजोरम के नए राज्यपाल के रूप में चुन लिया गया है। इससे पहले मिजोरम के जो गवर्नर थे वो कौन थे, PS श्रीधर पिल्लई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं अमेजोन की। बात करें तो जो जेफ बेजोस इसके मालिक हैं, उन्होंने ये CEO की पोस्ट को छोड़ दिया है और उसकी जगह यहाँ पे एंडी जेसी को CEO अपॉइंट कर दिया गया है। अमेजोन का जो CEO अपॉइंट किया गया है वो किसे, तो एंडी जेसी को अमेजोन का CEO अपॉइंट कर दिया गया है, एंडी जेसी को। एंडी जेसी से रिलेटेड अगर कुछ फैक्ट देखें तो ध्यान रखना, अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस ने CEO के पद को छोड़ दिया है। हालांकि वह कंपनी के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में, वहां के जो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं उस रूप में वह बने रहेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ यानी कि FIH ने 30 जून 2021 को वर्ल्ड रैंकिंग जारी की है और उसमें भारतीय हॉकी पुरुष टीम कौन सी रैंक पर है। तो भारत की बात करें तो हॉकी जिसमें इन्होंने लगातार, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो लगातार इन्होंने 4 गोल्ड जीते थे, ध्यान रखना, और 4 बार ये इन्होंने प्रतियोगिता जीती थी वर्ल्ड में, और पहली बार इन्होंने ब्रिटेन को हराया था। तब जाके यहाँ पे ध्यान रखना हमारा जो झंडा फहराया था उस टाइम, जो इनके अंदर, इनके दिल में जो फीलिंग थी वो यही लोग जानते होंगे। इसके साथ साथ पूरा देश झूम उठा था उस टाइम। तो यहाँ पे अगर हम बात करें हॉकी की, तो हॉकी में अभी फ़िलहाल जो हमारी रैंकिंग है वो 4थी रैंकिंग है। इसके अलावा अगर हम बात करें टॉप 5 में, तो देखो सबसे नंबर 1 पे है ऑस्ट्रेलिया, दूसरे पे बेल्जियम, तीसरे पे नीदरलैंड और चौथे पे हमारा भारत और 5वें पे जर्मनी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए रेल मंत्री किसे अपॉइंट किया गया है। नया रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को अपॉइंट कर दिया गया है। अश्विनी वैष्णव जिन्हें नया रेल मंत्री अपॉइंट कर दिया गया है पीयूष गोयल साहब से, उनका ये कार्यभार छीन लिया गया है और उनकी जगह अब अश्विन वैष्णव को रेल मंत्री अपॉइंट कर दिया गया है। इसके अलावा IT और संचार मंत्रालय का कार्यभार भी इन्हीं को सौंपा गया है। रेल मंत्री का जिम्मा जो पहले पीयूष गोयल के हाथ में था, उनसे ये सारा डिपार्टमेंट छीन लिया गया है और अब उन्हें कपड़ा मंत्रालय दिया गया है। इसी प्रकार देश के नए शिक्षा मंत्री का नाम बताइए। रमेश पोखरियाल की जगह पे नया शिक्षा मंत्री किसे अपॉइंट कर दिया गया है, तो धर्मेंद्र प्रधान की बात करेंगे हम लोग। धर्मेंद्र प्रधान हैं जिन्हें नया शिक्षा मंत्री अपॉइंट कर दिया गया है। इससे पहले कौन थे, तो रमेश पोखरियाल, जिनकी जगह पे धर्मेंद्र प्रधान को यहाँ पे शिक्षा मंत्री अपॉइंट किया गया है। और नए पेट्रोलियम मंत्री की बात करेंगे तो नए पेट्रोलियम मंत्री के रूप में हरदीप सिंह परी को यहाँ पे चुन लिया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, हरदीप सिंह परी नए पेट्रोलियम मंत्री। हरदीप सिंह पुरी का प्रमोशन हुआ है, ध्यान रखिएगा। पहले वे राज्य मंत्री थे और शहरी विकास मंत्रालय उनके पास था। अब उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में बदलाव के बाद उन्हें कैबिनेट मंत्री के तौर पर पेट्रोलियम मंत्रालय के लिए चुन लिया गया है। देश के नए स्वास्थ्य मंत्री किसे अपॉइंट किया गया है, तो मनसुख मंडाविया को डॉक्टर हर्षवर्धन की जगह पे लिया गया है। मनसुख मंडाविया को डॉक्टर हर्षवर्धन की जगह पे देश का नया स्वास्थ्य मंत्री अपॉइंट कर दिया गया है। और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से इस्तीफा ले लिया गया है, उसके बाद इन्हें अपॉइंट किया गया है। ये कहाँ से, तो ये गुजरात से रिलेटेड है, गुजरात से संबंधित है।
केंद्रीय कानून मंत्री किसे बनाया गया है? अगर हम यूनियन लॉ मिनिस्ट्री की बात करें तो ये किरण रिजिजू को ये पोस्ट दी गई है। किरण रिजिजू जिनका प्रमोशन हुआ और इन्हें ये पोस्ट दी गई है। तो इन्होंने लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री का भी जिम्मा मिला है। इसके साथ साथ इससे पहले जो ये मंत्रालय किसके कंट्रोल में था? तो ये रविशंकर प्रसाद के कंट्रोल में था, जिनसे इस्तीफा ले लिया गया है। देश के नए पर्यावरण मंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो डॉक्टर, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें देश के नए पर्यावरण मंत्री के रूप में भूपेंद्र यादव को चुन लिया गया है। भूपेंद्र यादव देश के नए पर्यावरण मंत्री होंगे। और इससे पहले प्रकाश जावड़ेकर पर्यावरण मंत्री थे और उनसे इस्तीफा लेने के बाद भूपेंद्र यादव को नया पर्यावरण मंत्री बनाया गया है। उनके पास इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट भी रहेंगे। और वो नए मंत्री हैं, वह सुप्रीम कोर्ट के वकालत भी कर चुके हैं, अजमेर के रहने वाले हैं और वह राज्यसभा से सांसद हैं। देश के पहले केंद्रीय सहकारी मंत्री के रूप में अमित शाह को चुन लिया गया है। जो भी हम लोग बात कर रहे थे यूनियन कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री, ये पहला मिनिस्ट्री, यानी कि इस बार इन्होंने एक नई मिनिस्ट्री का गठन किया है, केंद्रीय कॉरपोरेशन मिनिस्ट्री। ठीक है, तो जैसा कि आप देख ही रहे हैं देश में 7 जुलाई को सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया है। इससे पहले इसके तहत कोऑपरेटिव सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए ये मिनिस्ट्री बनाई गई है। हाल ही में दिलीप कुमार, यानी कि दिलीप कुमार जी का 7 जुलाई को निधन हो गया। आपको बताना है दिलीप कुमार का असली नाम क्या था? तो यूसुफ खान इनका असली नाम था। ये एक मुस्लिम थे, लेकिन इनको जो पहचान मिली वो एक हिंदू नाम यानी दिलीप कुमार से पहचान मिली। और ये किस नाम से फेमस थे? तो ये ध्यान रखना, इन्हें ट्रेजेडी किंग के नाम से जाना जाता था। ट्रेजेडी किंग के नाम से इन्हें जाना जाता था। नेपाल के नए प्रधानमंत्री के तौर पर 13 जुलाई 2021 को किसने शपथ ली? तो नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में शेर बहादुर देउवा की बात करें तो उन्होंने यहाँ पे शपथ ली और वो नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। इससे पहले जो नेपाल की बात की जाए तो नेपाल की राजनीति में बहुत ज़्यादा उठापटक हुई और भारत के रिलेशन भी केपी शर्मा ओली जो वहाँ के पहले प्रधानमंत्री थे, इसकी वजह से हमारे देश और इनके रिश्तों के बीच में काफ़ी उतार चढ़ाव होता रहा। लेकिन अब बहादुर देउवा प्रधानमंत्री जब बने तो इन्होंने यहाँ पे ध्यान रखिएगा बोला है कि वो अपने जो रिलेशन है वो इंडिया के साथ बिल्कुल अच्छे से बना के रखेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जुलाई 2021 में कोविड-19 के मद्देनज़र रखते हुए स्वास्थ्य सुधार एवं उद्देश्य के लिए कितने करोड़ का पैकेज पास किया है? तो ये पैकेज जो पास किया है 23,123 करोड़ रुपए का ये बजट पास किया है 23123। और ये 7 जुलाई को हुए फेरबदल के बाद 8 जुलाई को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुई बैठक में ये फैसला लिया गया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि इस पैकेज को मार्च 2022 तक लागू कर दिया जाएगा। विश्व जनसंख्या दिवस यानी कि 11 जुलाई पर किस राज्य ने जनसंख्या नीति का ऐलान किया है? तो उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, जिसने हम दो हमारे दो के लिए कानून बनाने की व्यवस्था कर दी है और इस कानून को पास किया जाएगा, जिसके बाद 2 से अधिक अगर किसी के पास उनकी संतान है, उनके बच्चे हैं, तो उनको सरकारी सुविधाओं से अवगत रखा जाएगा, ये बोल दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश ने यहाँ पे ये जो जनसंख्या नीति है इसकी मुख्य बातें हैं। इसकी मुख्य बातें अगर हम लोग देखें तो ये जो प्रजनन दर है इसमें कमी लाना चाहते हैं। 2026 तक वो प्रजनन दर में 2.1 और 2030 तक 1.9 करने का लक्ष्य इन्होंने रखा है। और 11 से 19 साल के किशोरों के पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य का भी प्रबंध करने की बात इन्होंने की है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस विश्व जनसंख्या दिवस की बात करें तो चाइना के बाद भारत दूसरा ऐसा देश है जिसकी सबसे ज़्यादा आबादी है। द प्रेगनेंसी बाइबल बुक की लेखिका कौन का नाम क्या है? तो द बाइबल बुक, द प्रेगनेंसी बाइबल, इसकी जो लेखिका है वो है करीना कपूर, जिनके द्वारा जो ये बुक लिखी गई है। इसके बाद काफ़ी आलोचना भी की गई, काफ़ी अगर हम लोग बात करें जो पादरी वगैरह हैं उनके द्वारा यहाँ पे इनके नाम पे केस या FIR भी किया गया है। पहला फुटबॉल एशिया कप
2022 की मेज़बानी भारत के कौन से शहर के में किया जाएगा? तो ये जो महिला फुटबॉल एशिया कप 2022 होने वाला है, इसकी जो मेज़बानी है ऑप्शन ए यानी कि मुंबई और पुणे में किया जाएगा। यह टूर्नामेंट 20 जनवरी से 6 फरवरी 2022 तक खेला जाएगा। मुंबई फुटबॉल एरेना और पुणे के शिव छत्रपति खेल परिसर में इसका आयोजन किया जाएगा। भारतीय मूल के टेनिस खिलाड़ी ने ग्रैंड स्लैम विंबलडन 2021 में लड़कों का एकल खिताब जीत लिया है और सबसे ये युवा जूनियर हैं, वो उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है समीर बनर्जी जिन्होंने ये खिताब अपने नाम किया है। ग्रैंड स्लैम विंबलडन की बात करेंगे। समीर बनर्जी से रिलेटेड कुछ फैक्ट देखें तो उनकी उम्र जो है मात्र 17 ईयर है और उन्होंने ये जो खिताब है टेनिस खिलाड़ी समीर बनर्जी ने हमवतन विक्टर लिलोवा को सीधे सेटों से हराकर अपने नाम किया है। उन्होंने अपना दूसरा जूनियर ग्रैंड स्लैम का खिताब जीता। अगर बात हो तो पहला जूनियर ग्रैंड स्लैम विंबलडन चैंपियन को जीतने वाले रामनाथन कृष्णन ने 1954 में यह खिताब अपने नाम किया था। लिएंडर पेस ने 1990 में जूनियर विंबलडन और जूनियर यूएस ओपन जीता था। ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जो विंबलडन 2021 में हुआ है उसमें महिला सिंगल का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो एशले बार्टी के द्वारा महिला सिंगल का खिताब जीता गया है। जैसे जूनियर अगर हम विंबलडन की बात करें तो उसमें कौन जीते थे? तो अभी मैंने बताया आपको समीर बनर्जी। ऐसे ही यहाँ पे महिला सिंगल का खिताब एशले बार्टी ने जीता है और वह टॉप सीड ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी है। उन्होंने 10 जुलाई 2021 को विंबलडन ग्रैंड स्लैम की महिला सिंगल का खिताब अपने नाम किया था। ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट विंबलडन 2021 में पुरुष सिंगल का खिताब किसके द्वारा जीता गया? तो नोवाक जोकोविच, और यह उनका 20वां ग्रैंड स्लैम और यह छठा विंबलडन खिताब है। नोवाक जोकोविच ने पुरुष एकल फाइनल में मोटेयो बेरेटिनी को हराया और नोवाक ने रोजर फेडर और राफेल नडाल के 20 ग्रैंड स्लैम रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। कितने ग्रैंड स्लैम कितने इवेंट होते हैं? तो एक होता है ऑस्ट्रेलियाई ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन चैंपियनशिप और यूएस ओपन। ये 4 आपके ग्रैंड स्लैम होते हैं। ग्रैंड स्लैम विंबलडन 2021 में पुरुष युगल का खिताब किसके द्वारा जीता गया? तो पुरुष युगल का जो खिताब है वो निकोला मैक्टिक और मैट पविक ने क्रोएशिया देश की इस जोड़ी ने पुरुष युगल का खिताब अपने नाम किया है। ग्रैंड स्लैम विंबलडन 2021 का महिला युगल का खिताब किन खिलाड़ियों ने नाम रखा है अपने? तो एलिस मर्टेस और हसी सुवेई, जो कि बेल्जियम की एलिस मर्टेस और चीन ताइपे हसी सुइवे ने 10 जुलाई 2021 को ये खिताब अपने नाम किया और फाइनल मुकाबले में ये सफलता हासिल की। उन्होंने रूस की एलेना विस्निना और वेरोनिका कुड्रेव में तोवा को हराया। यूरोप कप की बात करते हैं तो यूरोप कप 2020 की जो विजेता है वो किस टीम को कौन सी टीम बनी? तो इटली की बात करें, ऑप्शन बी की बात करें तो जिन्होंने यूरोप कप को अपने नाम किया। फुटबॉल यूरोप कप 2020 में आयोजन होना था लेकिन यह हुआ 2021 में। इटली ने दूसरी बार यूरोप कप का खिताब जीता है। उसने फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड को हराया। इस आयोजन की बात करें तो ये 11 जुलाई को यह आयोजन किया गया था। यूरोप कप 2020 में टॉप स्कोर कर किस खिलाड़ी ने गोल्डन बूट अपने नाम किया है? तो यहाँ पे आपको मालूम ही होगा ये नाम किसने अपने नाम किया है। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बात करें तो इन्होंने ये सम्मान जो है ये सिर्फ 4 मैच में ये सम्मान हासिल किया है, क्योंकि 4 मैचों में उन्होंने 5 गोल दागे, जिसके बाद यह गोल्डन बूट उन्होंने अपने नाम किया। वह पुर्तगाल टीम के कप्तान हैं। गोल्डन बूट की बात करें तो यह गोल्डन शूज अवार्ड उस खिलाड़ी को दिया जाता है जिसने फीफा विश्व कप में सर्वाधिक गोल किया हो। इस अवार्ड की शुरुआत 1982 में हुई थी। इसका नाम गोल्डन शू था, फिर 2010 में बदलकर गोल्डन बूट किया गया और वर्ष 1994 में यह भी निर्णय लिया गया कि अगर 2 खिलाड़ियों के गोल की संख्या समान हो तो फिर यह देखा जाएगा कि ज़्यादा असिस्ट किस खिलाड़ी ने किया। इसके बाद 32 क्वेश्चन है आपके एग्जाम का।
आपके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो किस देश की टीम ने कोपा अमेरिका फुटबॉल चैंपियनशिप अपने नाम किया, तो वो कौन सी कंट्री है जिसने ये कोपा फुटबॉल चैंपियनशिप अपने नाम किया? तो वो कंट्री है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना ने कोपा अमेरिका फुटबॉल चैंपियनशिप 2021 का फाइनल मुकाबला अर्जेंटीना ने ब्राज़ील को 1-0 से हराकर खिताब अपने नाम किया है। लियोन मेसी को कोपा अमेरिका 2021 का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है। इससे पहले टीम लियोन मेसी की कप्तानी में 2014 वर्ल्ड कप फाइनल, 2015 और 2016 फाइनल हार चुकी है और उसके बाद दोबारा आके उन्होंने टूर्नामेंट में जीत के दिखाया। लगातार 3 मेजर टूर्नामेंट फाइनल हारने के बाद मेसी ने 2016 में संन्यास ले लिया था। हालांकि उन्होंने वापसी की और टीम को चैंपियन बना दिया। ये होता है जज्बा करने का काम। आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक डीजी का कार्यभार किसने संभाला है? तो ये कार्यभार किसने संभाला है? एन वेणुधर रेड्डी ने। एन वेणुधर रेड्डी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। एंड भारतीय सूचना सेवा के 1988 बैच के अधिकारी एन वेणुधर रेड्डी ने 30 जून 2021 को आकाशवाणी के डीजी का चार्ज अपने कब्जे में लिया और अभी वह समाचार सेवा प्रभार ऑल इंडिया रेडियो के प्रधान महानिदेशक के रूप में कार्यरत हैं। ऑल इंडिया रेडियो 1957 में आकाशवाणी के रूप में जाना जाता था और ऑल इंडिया का मुख्यालय संसद मार्ग नई दिल्ली में है। 2 बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता केशव दत्त का निधन 7 जुलाई को हो गया। आपको बताना है वो किस खेल से रिलेटेड थे, किस खेल से संबंधित थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हॉकी। और अगर हम बात करें, उनका जन्म लाहौर पाकिस्तान में हुआ था 29 दिसंबर 1925 में। उनका निधन के वक्त उनकी आयु 95 वर्ष की थी। 1948 ओलंपिक भारतीय टीम का वह हिस्सा थे। उस वक्त भारत ने लंदन वेम्बले स्टेडियम में ब्रिटेन को 4-0 से हराकर स्वतंत्रता के बाद पहली बार हॉकी में गोल्ड मेडल जीता था और वह हेसी की ओलंपिक 1952 के भारतीय हॉकी टीम का भी हिस्सा रहे थे। भारतीय टीम ने इस खेलों में के फाइनल में नीदरलैंड को 6-1 से हराया था। ये थी भारत की हॉकी टीम उस टाइम की, जो लगातार टूर्नामेंट्स जीत रही थी, लगातार टूर्नामेंट्स को अपने नाम कर रही थी। सर्बिया ओपन शतरंज चैंपियनशिप 2021 के मास्टर वर्ग का खिताब किस भारतीय ग्रैंड मास्टर के नाम रहा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निहाल सरीन। भारत के युवा ग्रैंड मास्टर निहाल सरीन 8 जुलाई 2021 को सर्बिया ओपन शतरंज चैंपियनशिप के मास्टर वर्ग का खिताब जीता। उन्होंने 16 वर्ष के हैं और केरल के त्रिशूर के निवासी हैं। उन्होंने ये दूसरी खिताब जीता है। उन्होंने इससे पहले सिल्वर लेक ओपन में ये खिताब अपने नाम किया था। निहाल सरीन वर्ष 2018 में 14 वर्ष की उम्र में ग्रैंड मास्टर बने थे। 14 वर्ष की उम्र में, बताइए। अभी मैंने बताया अभिमन्यु मिश्रा की, तो अभिमन्यु मिश्रा वो 12 साल 5 महीने में ग्रैंड मास्टर बने हैं, सबसे कम या सबसे युवा ग्रैंड मास्टर, सबसे कम उम्र में। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी सीईओ मनु साहनी को उनके पद से हटाकर अब यह जिम्मा किसे सौंप दिया गया है? तो ये जिम्मा सौंपा गया है जॉर्ज अलार्डिस को। जॉर्ज अलार्डिस, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। आईसीसी ने सीईओ मनु साहनी को 8 जुलाई 2021 को उनके पद से हटा दिया और उनकी जगह पे यहाँ पे मनु साहनी का कार्यकाल खत्म होने के बाद जॉर्ज अलार्डिस को उनकी जगह एक्टिंग सीईओ बने रहेंगे। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे जुलाई मंथ के करंट अफेयर्स, और ये जुलाई मंथ का ये पहला पार्ट है और दूसरे पार्ट के साथ हम लोग बहुत जल्दी हाजिर होंगे और वो जब हमारा ये जुलाई मंथ कंप्लीट हो जाएगा। ये करंट अफेयर्स आपके 1 से लेके 15 जुलाई तक के करंट अफेयर्स हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। इसमें एक भी क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा फालतू क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो अपने सभी दोस्तों के सर्कल में इसे शेयर कीजिएगा और अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। जुलाई मंथ्स के सेकंड पार्ट यानी सेकंड वीडियो को लेकर मैं बहुत जल्दी हाजिर होऊंगा जैसे ये जुलाई मंथ कंप्लीट होगा। तो आप मेरे एग्ज़ाम नीति यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।